नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, मैं पूर्व से एक शिक्षक हूं और इस बार BPSC TRE 1 में जो प्राथमिक शिक्षक के लिए एक आवेदक के रूप में फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन अनारक्षित सीट पर हुआ है। साथियों, मैं प्रथम चरण से BPSC TRE के प्रथम चरण से ही आपके बीच NCERT की सेशन को लेकर आ रहा हूं। इस बीच में लगातार काउंसलिंग की प्रक्रिया और अन्य पारिवारिक कार्यों की वजह से आपसे दूर हो गया था। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं अपने इस सेशन के माध्यम से आप सभी के बीच बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी NCERT के माध्यम से आपके बीच रखूंगा। बहुत अनावश्यक बातें नहीं होगी और पुस्तक को साक्ष्य मानकर, पुस्तक को आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर बैकग्राउंड में आपको पुस्तक दिख रहा है, वो इसलिए कि हम जो भी कुछ कहेंगे उसका साक्ष्य आपके बीच रखेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। तो निश्चित रूप से साथियों, अगर आपने BPSC TRE 2 के लिए फॉर्म भरा है, खास करके सोशल साइंस के लिए 6 to 8 और 9-10 के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो निश्चित रूप से हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि मैं भी फिर एक बार जो इस परीक्षा में शामिल हो रहा हूं और आप सब हमारे साथ जुड़े और हम सब साथ साथ बहुत ही कम समय में NCERT की जो भी तथ्य होंगे वो आपके बीच रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप जो भी इससे पहले के NCERT के वीडियोज हैं और भी बहुत सारे उपयोगी तथ्य आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप इन सभी वीडियो को देखिए। बिहार से संबंधित स्पेशल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम समय में आपके बीच जो भी सूचनाएं हैं वो आप रखी जाएगी। तो साथियों, आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अध्याय 8। ये इतिहास वर्ग 6 के इतिहास के पुस्तक से हमने लिया है, गांव, शहर और व्यापार। इसके पहले पार्ट को हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज जो हमारे बीच डिस्कशन का विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें जो हम देखेंगे वो आज हमारे बीच जो है वो हमने प्राचीनतम तमिल रचनाएं इनकी चर्चा कर ली थी। तो सिक्के, तो साथियों, आज से लगभग जो पुरातत्वविदों ने हजारों सिक्कों को खोजा है और उनमें जो सिक्के मिले हैं वो आहत सिक्के मिले हैं। अब आहत सिक्के क्या होता है इसे आप जान लें। आहत सिक्के यहाँ आप बगल में देखेंगे कि सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, जो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि कुछ चिन्ह ठपे थे, यानी चिन्ह उस पर ठप्पे मारे गए थे, इसलिए ये सिक्के आहत सिक्के कहलाए। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहुत सारे ऐसे आहत सिक्के मिले हैं जिनका प्रचलन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों तक रहा है। तो आप यहाँ तस्वीर में भी आहत सिक्के देख सकते हैं। यही है आहत सिक्के, जो धातुओं पर कुछ चिन्ह लगा करके उस पर बनाए जाते थे, आहत सिक्के। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो विनिमय के साधन, तो इससे संबंधित एक कविता है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा एक नगर है जिसको आप मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 में देख सकते हैं। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। यानी 2500 वर्ष पहले मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात और व्यापार का जो 2 मुख्य मार्ग था, एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, उसके केंद्र में था। और वहाँ पर बहुत मंदिर थे, किसान रहते थे, पशुपालक रहते थे और विभिन्न बेहतरीन प्रकार की मूर्तियों का भी ये केंद्र था मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी।
इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी लगभग 2000 साल पहले। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहां बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, आप सभी जानते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो प्रस्तर खंडों यानी जो पत्थर के खंडों पर मूर्तियों के अभिलेख मिले हैं, ये संक्षिप्त अभिलेख हैं और इस अभिलेख में स्त्रियों, पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए जो दान दिए गए हैं उसका उल्लेख है। शहर के जो राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार सभी दान करते थे। इसका उल्लेख जो मथुरा में जो अभिलेख मिले हैं उस पर वर्णित है। और सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, इन सभी लोगों के बारे में इन अभिलेख में इन लोगों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, शिल्प तथा शिल्पकार। तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोगों पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। साथियों, यहाँ आप देखें, यहाँ से जो पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं उसमें उत्तरी काले चमकीले पात्र, शॉर्ट में उसको बोलेंगे आप NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नदर्न इसलिए जुड़ा कि उत्तरी महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पतले मिट्टी के बर्तन, चमकीले। ये पात्र NBPW कहलाते हैं, शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि दूसरे शिल्प के अवशेष तो नहीं मिले हैं, लेकिन उस समय उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, ये दोनों महत्वपूर्ण केंद्र था कपड़ों का, जहां पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अब यहाँ शिल्पकार और व्यापारी इन दोनों के संघ हुआ करते थे। शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे। श्रेणी क्या था? शिल्पकारी और व्यापारियों का संघ था। तो शिल्पकारियों का जो संघ था और उनकी जो श्रेणी थी, तो शिल्पकारी की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। और व्यापारियों की जो श्रेणी थी उसका संचालन भी होता था। और उसमें क्या होता था, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। लोगों के पैसे जमा होते थे और उनसे जो लाभ होता था उन पैसों को जमा करने वालों को भी दिया जाता था, और इन लाभ को धार्मिक कार्यों, मठ आदि के निर्माण में भी लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त हमने उत्तरी काले चमकीले बर्तन की चर्चा कर ली है साथियों, आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। ये अरिकामेडु पुदुचेरी में एक जगह है, जिसको आप मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में देख सकते हैं। ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था।
कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो अरिकामेडु के बारे में साथियों आप जानिए कि ये एक पुदुचेरी में स्थित जगह है और ये एक प्रमुख पत्तन था जो 2200 से 1900 साल पहले प्रमुख पत्तन के रूप में उपयोग होते थे। और यहाँ पर एक गोदाम का भी साक्ष्य मिला है, ईंटों से बना हुआ गोदाम का साक्ष्य, जहाँ से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दूर से जो सामान आते थे उसे उतार कर रखा जाता था। और एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एक बर्तन है वहाँ पर जो उपयोग में लाए जाते थे, एम्फोरा नाम के बर्तन, ये पात्र भी वहाँ पर मिले हैं। शराब, तेल इत्यादि चीज़ों को रखने के काम आते थे ये एम्फोरा नाम के बर्तन। तो एम्फोरा नाम के बर्तन में तरल पदार्थ को रखे जाते थे, उसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। और एरेटाइन नाम का भी मोहर मिला है। एरेटाइन, यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो एरेटाइन एक शहर का नाम है जो इटली की एक शहर है और उसी प्रकार के मुहर लगे बर्तन मिले हैं। तो इससे वहाँ से व्यापार का जो साक्ष्य है वो भी मिलता है। और कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, लेकिन ये बर्तन वहीं पर बनाए जाते थे अरिकामेडु में। और यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न इत्यादि भी मिले हैं। कुछ कुंड मिले हैं जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि ये बर्तन कपड़े की रंगाई के लिए ये कुंड उपयोग किए जाते थे। बहुमूल्य पत्थरों और मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन ये तस्वीर में दिखाया गया है और इन मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आरंभ में तमिल को भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखा जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी कहा जाता है। तो आप इन तथ्यों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आप यहाँ देखिए एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है बेरीगाजा। बेरीगाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है। याद ये रखना है कि बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है और भरूच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ देखिए बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। ये इन पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको याद रखना है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। व्यापार और व्यापारी, आपने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले बर्तन, ये उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों में मिले हैं। तो स्वाभाविक है कि हर जगह तो नहीं बनता होगा, लेकिन जहां बनता होगा तो व्यापारी ये एक स्थान से दूसरे स्थान इन्हें बेचने के लिए ले जाते होंगे, इसलिए इन बर्तन का अवशेष महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मिला है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तक कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। यानी दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ पर काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था और रोम के सम्राटों के बीच रोम में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। रोम का सिक्का भी मिला है इन स्थानों पर। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों का व्यापार रोम के साथ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। वो तो स्वाभाविक है, जो व्यापार होंगे तो कई समुद्री रास्ते खोज निकालेंगे। मानसूनी हवा का वो लोग फायदा उठाते थे समुद्री व्यापार करने के लिए, समुद्र के रास्ते तय करने के लिए। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी वो लोग निर्माण करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में
मूवेनदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इसमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहाड़ या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दूसरे पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि समुद्र तट से जो सटे राज्य थे, तटीय राज्य थे, वो काफ़ी विविधताओं से भरे थे और तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास काफ़ी संपत्ति हो गई। वहाँ से व्यापार होता है। संगम साहित्यों में मूवेनदार की चर्चा है। मूवेनदार तमिल शब्द है जिसका अर्थ मुखिया है और उस समय दक्षिण भारत में चोल, चेर तथा पांड्य 3 प्रमुख राजवंश थे और उन 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता था मूवेनदार की। तो मूवेनदार वर्ड को समझ लीजिए। चोल, चेर, पांड्य शासकों के प्रमुख के लिए मूवेनदार का प्रयोग किया जाता था और काफ़ी शक्तिशाली थे उस समय वो तीनों मुखियाओं। और इनके 2 सत्ता के केंद्र थे। एक तटीय क्षेत्र में जहाँ से वो व्यापार करते थे और एक आंतरिक भाग में भी उसके केंद्र थे, राजधानियाँ थी। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण था। चोलों का पत्तन था जिसको पुहाड़ या कावेरी पट्टिनम कहा जाता है और दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे और वो लोग नियमित टैक्स नहीं लेते थे बल्कि उपहार मांगते थे और इन उपहारों को अपने नाते रिश्तेदारों, कवियों, समर्थकों के बीच बांटते थे। कविताएं लिखी गई हैं कवियों के द्वारा इनकी प्रशंसा में। स्वाभाविक है उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े मिलते थे और उन राजाओं के समर्थन में वो बहुत सारी कविताएं लिखते थे। 200 वर्षों के बाद पश्चिम में सातवाहन नामक अब चेंज होता है। 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसकी मां गौतमी बलश्री, दान किए गए अभिलेख से यह बातें पता चलती है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे और दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्तों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था और बाद में ये दक्षिणापथ से ही पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। सातकर्णी बहुत ही प्रतापी राजा थे। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ आप देख सकते हैं कि रेशम मार्ग और कुषाण वंश के शासकों का रेशम मार्ग पर पूरा आधिपत्य था और इन मार्ग पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को वो सुरक्षा देते थे, लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे और इनके बदले में व्यापारी इन्हें तोहफा देते थे, शुल्क देते थे, टैक्स देते थे। सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का ही हिस्सा था। इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो साथियों, इस तरह से ये हमारा आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का 8वां लेसन समाप्ति की तरफ आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? आपने देखा होगा और हमने चर्चा भी की है, वेल्लला। तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्लला कहते थे। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खेती की जाती थी। तो स्वाभाविक है कि जो भूमिहीन थे, मजदूर थे, उन्हें दास, कड़ैसियार और अदिमई कहा जाता था और उन्हीं दास, कड़ैसियार और अदिमई के द्वारा ग्राम भोजकों की जमीन पर खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहों के लिए उनवार शब्द का प्रयोग हुआ है।
ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर लेंगे। हलवाहों के लिए उनवार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हलवाहों को उनवार कहते थे। अधिकांश गृहपति, तो ग्राम भोजकों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे किसान होते थे जिनके पास छोटी छोटी जमीन होती थी, उन्हें गृहपति कहा जाता था। तो अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे, उनके पास छोटे किसान होते थे, मैंने जमीन का छोटा हिस्सा होता था, छोटे भूस्वामी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो महत्वपूर्ण यहाँ आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न है आहत सिक्के। तो आहत सिक्के धातु, और धातु में उस समय चांदी और तांबा का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर चांदी ऑप्शन में है, तो आहत सिक्के में आप चांदी लगाएंगे। मथुरा महत्वपूर्ण था, क्या था, गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र। स्वाभाविक है कि मथुरा धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। श्रेणी, मैंने बताया था कि व्यापारियों का भी श्रेणी था और शिल्पकारों का भी था, तो इसमें शिल्पकार ऑप्शन में है, तो श्रेणी से शिल्पकारों का संबंध है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इसको देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। उपमहाद्वीप कहने का सेंस पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले लोहे के प्रयोग में और वृद्धि हुई। संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले हुई। अरिका मेडू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, यानी रेशम बनाने की कला 7000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। चोल, चेर तथा पांड लगभग 2300 साल पूर्व बहुत ही शक्तिशाली राजवंश थे दक्षिण भारत के, और तटीय राज्यों पर उन सब का नियंत्रण था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं तसांग, जिसको ह्वेन सांग कहते हैं हम लोग, कि भारत यात्रा अपार किसी स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो साथियों, इस तरह से हमारा 8वां लेसन समाप्त होता है। स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, कुछ शब्दों के चयन में अशुद्धियाँ हुई होगी, लेकिन ये कम समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन है। आप निश्चित रूप से इसको भी देखें और इससे संबंधित एनसीईआरटी की जो और वीडियो हैं उन सभी को देखें और शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।